हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग नया प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं एनसीईआरटी के द्वारा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यह महेश कुमार वर्णवाल का बुक है, इसी से हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका इतिहास एक परिचय दिया गया है। यह सब तो आप लोग जानते ही होंगे। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा गया इतिहास को। इसे आप लोग देखना चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सिर्फ भारतीय इतिहास के बारे में दिया गया है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत से स्टार्ट होता है, हिस्टोरिकल सोर्सेस से स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से, उपयुक्त में से सभी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? अष्टांग हृदय संहिता। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में प्राचीन काल को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बताइएगा अष्टांग हृदय संहिता जो है किससे संबंधित ग्रंथ है? तो यह संबंधित है आयुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो पहले भी मैं करवा चुकी हूँ ये सब। तो यह किया गया था ईरानियों के द्वारा। उसके बाद यूनानियों का आक्रमण हुआ था, जिसमें सिकंदर का नाम आता है। ईरानी की बात आती है तो हखमनी वंश का नाम आता है। नेक्स्ट है प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। महाभाष्य की रचना किसने की है? तो महाभाष्य की रचना की है पतंजलि ने। मालविकाग्नि मित्र की रचना किसने की है? तो कालिदास ने। मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? तो मृच्छकटिकम की रचना की है शूद्रक ने। नीति शास्त्र की रचना की है कामंदक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे देख लीजिएगा। मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी हमें मिलती है अभिलेखों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात हुआ था? यह हुआ था ईरानियों के संपर्क के बाद। पता ही होगा अभिलेख लिखने का जो परंपरा स्टार्ट किया था, यह अभिलेख लिखने का परंपरा हखमनी वंश के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, डेरियस प्रथम के द्वारा। चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार सुमेलित कीजिए। फाहियान की पुस्तक का नाम है फो क्यू की, और यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। हेन स्वांग की पुस्तक का नाम है सी यू की, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्ष के समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलता है। इत सिंह वेशभूषा और खान पान हो जाएगा। चाओ जू कुआ चोलकालीन इतिहास हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पनी जो थे किस वर्ग के नागरिक थे? तो यह थे व्यापारी वर्ग के थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो यह कहा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत है? तो सेल्कस निकेटर का राजदूत है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यह दी जाती है रामायण को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। पुस्तक का नाम दिया गया है और उसके रचनाकार दिया गया है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? तो यह किया है अश्वघोष ने। हर्ष चरित्र की रचना किया है बाणभट्ट ने। विक्रमांक देव चरित्र की रचना किसने किया है? तो विक्रमांक देव चरित्र की रचना किया है विल्हन ने। नवशाह सांग चरित्र की रचना किसने किया है? पद्म गुप्त ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? तो यह प्रस्तुत किया गया है पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी।
पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी, और इसके रचनाकार का नाम अभी तक ज्ञात नहीं है, तो कहा जाता है कि अज्ञात व्यक्ति ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुआ है अशोक का। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में और जैन साहित्य भगवती सूत्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? कब पढ़ा गया है? तो 1837 ईस्वी में। और किसके द्वारा पढ़ा गया है? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायिक रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायिक रचना कौन है? तो यह है पाणिनि। कौन है? पाणिनि है। ऑप्शन नंबर डी। सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो यह है महाभारत का। महाभारत का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? बताइएगा। तो यह है खारवेल का। खारवेल का। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। रुद्रदामन का है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है यह समुद्रगुप्त का है, हरिसेन के द्वारा बनाया गया है। और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसमें हर्षवर्धन का पराजित किया था, उसके बारे में चर्चा किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र का संबंध किस विषय वस्तु से है? तो इसका संबंध है ज्यामिति से। ज्यामिति से। सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है हेन स्वांग। हेन स्वांग का ही पुस्तक है सी यू की। किसके दरबार में आया था? तो यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। यूनानी लेखकों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। मेगास्थनीज का हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो हो जाएगा इंडिका। नेचुरल हिस्टोरिका किसका है? तो प्लिनी का है। टॉलमी का हो जाएगा ज्योग्राफी। और पेरिपल्स ऑफ द इरिथियंस हो जाएगा अज्ञात लेखक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो यह है वेद। वेद। और वेद की बात की जाए तो 4 वेद होते हैं, और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। चलिए इसे सुमेलित करते हैं। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो यह है चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। मुद्रा राक्षस का हो जाएगा विशाख दत्त। कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? तो कथा सरित सागर के रचनाकार हो जाएंगे सोमदेव। बृहत कथा मंजरी का रचनाकार कौन है? तो क्षेमेंद्र हैं। कौन है? क्षेमेंद्र हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, कथा सरित सागर का हो जाएगा सोमदेव, बृहत कथा मंजरी के रचनाकार हो जाएंगे क्षेमेंद्र। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं, तो यह दिए गए हैं ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो यह है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यह है यजुर्वेद का। गोपथ ब्राह्मण जो है यह अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का है। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचविश और षड्विश जो है यह सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में से किसमें प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है गुर्जराभिलेख, मास्की अभिलेख और नेतुर अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है बोगज कोई से। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? यह मिलता है भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। रुद्रदामन का हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का हो जाएगा एहोल अभिलेख, स्कंद गुप्त का हो जाएगा, स्कंद गुप्त का हो जाएगा भीतरी अभिलेख, और विजय सेन का हो जाएगा देवपाड़ा अभिलेख। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3
1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? यह समझा जाता था गाय को। गाय को अघन्य कहा जाता था। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? यह रखा है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। नाम थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो माँ विभाषा, शास्त्र कृष्ण, वसुमित्र, मालती माधव, अश्वभूति, रत्नावली और प्रियदर्शिका कृष्ण बाणभट्ट ने नहीं किया है। हर्षवर्धन नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो यह मिलती है अमरावती। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख अभिलेख व उससे संबंधित शासक का नाम दिया गया है। हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल की है। एहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है। मदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो स्कंद गुप्त का है। नाम ध्यान रखिएगा ये सब। भारत का उल्लेख सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारत का उल्लेख सर्वप्रथम कौन सा अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशी द्वितीय का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है। मदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का है। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख जो है यह स्कंद गुप्त का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अध्याय आता है प्रागैतिहासिक काल का। चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। इसे जाना जाता है पिथैकेथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़ जो अवस्थित है यह है पश्चिमी बलूचिस्तान में। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान की संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। यह प्राप्त हुए हैं जोरवे संस्कृति से। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका है मध्य प्रदेश का शैलचित्र। कुप्पा गल्लू कहाँ है? तो यह कहाँ है? तो यह कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। अजंता एलोरा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। मोरहना पहाड़ कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, कुप्पा गल्लू जो है कर्नाटक में, अजंता एलोरा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, मोरहना पहाड़ उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? इजी क्वेश्चन है। यह प्राप्त हुआ बुर्ज होम से। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का सावधान कहाँ प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन किया था HD संकलिया ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? यह दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? यह खोज हुई थी पलवरम में। किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, यह हुआ था हस्तिनापुर में। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह प्रांत कौन सा है? यह है मेहरगढ़ है।
नेक्स्ट है पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका मुख्य व्यवसाय था शिकार करना। निम्नलिखित में से आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था। आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था, तो इसका उद्भव हुआ था सिंध में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। यह हुई थी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जाना जाता था क्रो मैग्नन के नाम से। क्रो मैग्नन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है यह जो है मध्य प्रदेश में है और यह प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के कारण। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे, तो यह औजार निर्मित थे क्वार्टजाइट पत्थरों से। क्वार्टजाइट पत्थरों से। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित किससे है, तो यह लौह काल से। लौह काल से। सबसे पहले लौह की खोज कहाँ से हुई थी, तो अतिरंजी खेड़ी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला प्रसिद्ध है भीमबेटका। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है। ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है अहाड़। अहाड़। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है बागौर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, बागौर से। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन हैं, तो डी.सी. सरकार। डी.सी. सरकार जो है इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं। निम्न में से किस मध्यपाषाण कालीन प्रस्थल से मृग श्रृंग के छल्लों के माला की प्रमाण मिले हैं। मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यह प्राप्त हुए हैं महदहा से। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला जो संबंधित है यह है संगन कल्लू से। संगन कल्लू से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। किसे फलक संस्कृति कहा गया है, बताइएगा। तो यह कहा गया है मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को। नेक्स्ट है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से किसने पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। यह विभाजन किया था थॉमसन ने। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है रायसेन में। कहाँ स्थित है, रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो यह कार्यालय है संस्कृति का। संस्कृति का। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, यह मिलता है गुफर कराल से। गुफ कराल से। उस स्थल का नाम बताइए जहां अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। यह खोजा था वी.एस. वाकनकर ने। वी.एस. वाकनकर ने। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, यह प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से। चलिए अब नेक्स्ट अध्याय देखते हैं सिंधु सभ्यता। इसमें हम लोग प्राचीन काल को समाप्त करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसे अपने ग्रुप में या फिर कहीं भी शेयर भी करें। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है, बताइएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यह जो संबंधित यह है आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921। लोथल एस.आर. राव बिल्कुल। सुरकोटडा की खोज किसने की थी, जे.पी. जोशी ने की थी। धौलावीरा की खोज बी.के. थापड़ ने नहीं की थी। बीबी लाल बी.के. थापड़ ने कालीबंगा की खोज की थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ा था अन्नागार। अन्नागार था। ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है।
रंगपुर है किस राज्य में? तो गुजरात में है, गुजरात में है। यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाने के लिए जूता हुआ खेत का साज प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है लोथल से, पकी मिट्टी के बनी हुई हल की आकृति प्राप्त हुआ है बनावली से, धौलावीरा से प्राप्त हुआ हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143, 2143 ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो यह है हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो यह मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? उससे परिचित नहीं थे। यह हो जाएगा लोहा, लोहा से परिचित नहीं थे। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन नगर था? यह पतन नगर था सिंधु घाटी का। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो अग्रणी में थे कपास के उत्पादन में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? तो यह है राखीगढ़ी, जो कि कहाँ है? हरियाणा में है, हिसार जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? बताइएगा। तो यह थे नृत्य करती हुई मूर्ति कासे की थी। कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? बताइएगा। तो इसका नाम था मृतकों का टीला। सैंधव सभ्यता का महान अष्टानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान अष्टानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर, एक मिनट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा जो हो जाएगा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा जो हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे, पैठन हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे, पैठन हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। हस्तिनापुर गंगा, हड़प्पा रावी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? तो रंगपुर जो है यह सौराष्ट्र में है, जो कि गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, यह है पंजाब का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को देख लीजिए। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, लेकिन पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो यह रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। क्या है? मृदभांड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यह थे सर जॉन मार्शल। सुरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सुरतुगुई जो है किस देश में है बताना है। तो यह है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। मांडा, मांडा आ जाएगा, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। दैमाबाद परवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? यह मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह नगर है हड़प्पा। कौन सा नगर है? हड़प्पा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं।
हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। सनौली से क्या प्राप्त हुआ है? तो मानव समाधान। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? तो यह हैं राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया। तो कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया है भारत में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो यह है धौलावीरा। धौलावीरा। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी की सभ्यता संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी? यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? किसका नहीं मिलता है? तो घोड़ा का, जबकि बैल, हाथी, भेड़ का मिलता है। घोड़ा, गाय सबका नहीं मिलता है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। यह प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। यह सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? यह हुई है गुजरात में। सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? युगल समाधि प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो लोथल से। और चावल के साथ प्राप्त हुए लोथल और रंगपुर दोनों जगह से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? किसका नहीं हुआ था बताइएगा? तो गाय का निरूपण नहीं हुआ था। हाथी, बाघ, गैंडा ये सबका हुआ है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर जो है 3 भागों में विभक्त है? यह नगर है धौलावीरा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर का चित्रांकन है? योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर का चित्रांकन किया गया है? यह है गैंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरन। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेट दिया गया है और इसे ध्यान रखना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा। इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वैदिक काल को। अध्याय कौन सा स्टार्ट हो गया है? लेसन हो गया स्टार्ट 4। चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं बिल्कुल फास्ट तरीके से। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। संगीत का संबंध है सामवेद से। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद हो जाएगा औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद हो जाएगा ईश्वर महिमा। बलिदान विधि हो जाएगा यजुर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। और वेद की संख्या है 4। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। यह होता है यजुर्वेद से। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? यह है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? यह हुआ है सतपथ ब्राह्मण में। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया है? या अघन्या माना गया है गाय को। वैदिक काल में कर्मा थे। वैदिक काल में कर्मा कौन थे? यह थे धातु कर्म करने वाले को क्या कहते थे? कर्मा कहा जाता था। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? मोक्ष का उल्लेख मिलता है उपनिषद में। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप ज्ञान अर्जित करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? यह आधारित थी व्यवसाय पर। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान होता है। वैदिक कर्मकांड में होत्रा का संबंध है। होत्रा का संबंध किससे है? तो यह है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते थे? तो होत्रा ही कहा जाता था। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है? पहला हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25-25 वर्ष का अंतराल होता है। 0 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 ब्रह्मास्त्र, 25 से 50 हो जाएगा गृहस्थ, 50 से 75 हो जाएगा वानप्रस्थ
और 75 प्लस हो जाएगा संन्यास जीवन। नेक्स्ट है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बलि। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कूट है जो सही दिया गया है। यह जो थे यह झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा गया है? प्रैक्टिस सेट में बताए भी हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय कहा गया है, जबकि अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पाद। सबसे प्राचीन वेद तो यह हो जाएगा ऋग्वेद। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का उल्लेख क्या है? तो यह है एक उत्तम व्यक्ति। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। कुंभा काबुल का नाम है। परुष्णी रावी नदी। सदानीरा गंडक। शत्रुदी सतलज। विपाशा का क्या हो जाएगा? विपाशा व्यास। नेक्स्ट है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है यह ईरान से संबंधित है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? अस्कनी जो है यह चिनाब का हो जाएगा। विपाशा ब्यास का हो जाएगा। शत्रुदी सतलज का हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐतरेय और कौस्तकी। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश और षड्विश। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? यह मिलता है किस वेद में? अथर्ववेद में। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो यह माना जाता था बृहस्पति। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क जो था यह सोने का आभूषण होता था और यह जो था गले का आभूषण था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो यह देता है बोगज कोई अभिलेख जो कि तुर्की से प्राप्त हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो यह ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? या जय संहिता के नाम से। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो गोत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया है? यह नदी है सरस्वती नदी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? यह कहा गया है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? यह मिलता है अथर्ववेद में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 35। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो यह शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। यह संबंधित हैं किनके? तो यह हो जाएंगे अग्नि से। सर्वाधिक जो मंत्र है यह है इंद्र के। मंत्र पूछा जा रहा है तो सर्वाधिक मंत्र है जो अग्नि से है और सर्वाधिक चर्चा किसका मिलता है? तो इंद्र का चर्चा मिलता है। अग्नि का चर्चा 200 बार मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो यह देवता थे इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ था? तो यह जुड़ा हुआ था ब्राह्मण युग से। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद में।
वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कुभा का नाम जो है काबुल और यह होना चाहिए अफगानिस्तान। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं तैतृय और कौस्तुकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को तैतृय और शतपथ ब्राह्मण। पंचविश और षड्विश किसका है? तो यह सामवेद का है। इसे तांडव ब्राह्मण भी कहा जाता है। गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं, सामवेद में 1875 मंत्र हैं, 1875 मंत्र, और 6000 मंत्र किसमें हैं? अथर्ववेद में है। ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद यहाँ पे उपनिषद दिया गया है, तो कौस्तुकी तैतृय ऋग्वेद का उपनिषद है। तैतृय और कठोपनिषद, तैतृय कठोपनिषद, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायण, यह जो है उपनिषद यह किसका है? तो यह है यजुर्वेद का है। जैमिनीय और छांदोग्य जो है यह सामवेद का है। मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक जो है यह जो है अथर्ववेद का उपनिषद है। आरण्यक की बात की जाए तो आरण्यक दिया गया है। इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्रा कहा जाता है। यजुर्वेद के ज्ञानी को अथर्यु कहा जाता है। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है और अथर्ववेद को ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। इसके उपवेद है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद और इनके ज्ञानी का नाम है धन्वंतरी। यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद और इसके ज्ञानी का नाम है विश्वामित्र। सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्ववेद और इसके ज्ञानी कौन है? नारद। और अथर्ववेद के उपवेद हैं शिल्पवेद और इसके ज्ञानी का नाम है विश्वकर्मा। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद की रचना की तिथि दिया गया है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैकोबी ने 4500 से 2500 ईसा पूर्व कहा है। मैक्स मूलर 1200 से 1000 ईसा पूर्व कहा है। तिलक ने 6000 ईसा पूर्व कहा है। वही मान्य तिथि है 500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व और विंटरनिट्स ने 2500 से 2000 ईसा पूर्व इसका अनुमानित तिथि बताया है। इसे ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब देखते हैं अध्याय 5, बौद्ध एवं जैन धर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण किस दिन हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण किस दिन हुआ था? तय हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यह संबंधित थे शाक्य वंश से। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इन्हीं के दामाद थे जमाली। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग किससे है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो यह है बौद्ध साहित्य। क्या है? बौद्ध साहित्य है। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो यह बुद्ध के गुरु थे। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो यह है अहिंसा। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तय की थी महाकश्यप ने। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इनका नाम है नागार्जुन। क्या नाम है? नागार्जुन। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यह व्यक्ति था सुभद्र। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह अभिलेख है रुमनदेई स्तंभ अभिलेख, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? लुम्बिनी से। और सबसे छोटा अभिलेख की बात की जाए तो रुमनदेई स्तंभ अभिलेख ही है। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? यह हुआ था यात्रिक कुल में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है मल महाजनपद में ही मृत्यु हुआ था। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कुशीनगर थी। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, यह स्थित है राजगीर में। बौद्ध संघ में विष्णु के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो आनंद के कहने पर वैशाली में दी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख किया गया है, उसे मिलान कीजिए। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया। प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में।
निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, दूसरा कहाँ हुआ था तो वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है बताइएगा। यह संबंधित है जैन धर्म से। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई? तो यह बनाई गई थी कुषाण काल में, जो कि गंधार कला शैली जो है यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों विश्वास किसमें करते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत क्या है? सही है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है। 24 तीर्थंकर हुए हैं और यह संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? यह स्थापित की थी चामुंड राय ने। चामुंड राय ने, जिसे बाहुबली की प्रतिमा भी कहा जाता है। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। यह आधारित किस पे है? तो यह है ललित विस्तार पे। ललित विस्तार पे। सुत पिटक की रचना किसने किया है? तो आनंद ने। जबकि उपाली ने विनय पिटक की रचना किया है। अभिधान पिटक की रचना किसने किया है? कमेंट करके बताइएगा। इसकी रचना मैं ही बताती हूँ, मोगली पुत्तिस ने किया है तृतीय बौद्ध संगीति के दरमियान। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए दिया गया है, इसे मिलान करते हैं। लकुलिस, लकुलिस जो हो जाएगा पाशुपत, लकुलिस पाशुपत। नागार्जुन, नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। भद्रबाहु जैन। गोसाल आजीवक, गोसाल क्या थे? आजीवक थे। 3 2 4 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संगीतियाँ दिया गया है, उसे ध्यान रखिएगा। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, बिहार में। जबकि द्वितीय संगीति हुआ था जैन संगीति वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्षता पहला का किया था स्थूलवंश, जबकि द्वितीय का किया था देवाधि क्षमा श्रवण ने। ध्यान रखिएगा। ये जो थे श्वेतांबर आचार्य थे। 300 से 298 ईसा पूर्व में हुआ था पहला जैन संगीति। अब 512 ईस्वी में हुआ था द्वितीय जैन संगीति। बौद्ध संगीति की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति 483, द्वितीय 383, तृतीय 255 या फिर 255 दिया रहता है, कहीं कहीं 250 भी दिया गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ है। प्रथम कहाँ हुआ? तो राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्षता की बात की जाए तो अध्यक्षता किए थे पहला का महाकश्यप, दूसरा सावक मीर, तीसरा का किए थे मोगली पुत्तिस और चौथा का किए थे वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। शासन की बात की जाए तो पहली बौद्ध संगीति के समय शासक थे अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय कालाशोक, और तृतीय बौद्ध संगीति के समय अशोक, और चौथे बौद्ध संगीति के दरमियान शासन कौन थे? शासक थे कनिष्क। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अध्याय 6 को, जो कि भागवत, वैष्णव एवं शैव धर्म के बारे में दिया गया है। इसे भी फर्स्ट देखेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन है 16। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 5 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्राचीन है? तो यह संप्रदाय है पाशुपत। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है छांदोंग उपनिषद में। ऑप्शन हो जाएगा सी। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? यह मिलता है लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण मिलता है कहाँ से? तो मत्स्य पुराण। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है? अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ से मिलता है? यह मिलता है भगवत गीता में। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? तो यह आया था पाणिनि काल में। पाणिनि के काल में। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित है? कृष्ण संबंधित है किससे? तो वृष्णि वंश से। वृष्णि वंश से। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया? अपने को भागवत किसने घोषित किया है? क्या घोषित किया? हेलियोडोरस ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? शैव संप्रदाय कौन सा था? क्या था? मत मयूर। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? अलवार संत इसमें कौन नहीं था? तो तीरुज्ञान जो था अलवार संत नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। यह प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग। देव और उसकी शक्ति का योग। नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? तो यह जो थे यह शैव धर्मानुयायी थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जिसके प्रवर्तक थे कृष्ण। नेक्स्ट
भागवत धर्म के। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। इसका क्रम है कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? तो कली युग चल रहा है। वेशनगर अभिलेखों का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? यह निवासी था तक्षशिला का। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यह मिलता है कहाँ से? यह पाणिनि के अष्टाध्यायी से। नेक्स्ट है यूनानी देवता हेराक्लीज का समीकृत किया जाता है। यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया जाता है। यह समीकृत किया जाता है वासुदेव कृष्ण से। वासुदेव कृष्ण से। यह भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल को चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध सहित अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। जैन सहित भगवती सूत्र में मिलता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? यह हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो यही छंद थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया था लिच्छवी ने। लिच्छवी के द्वारा। मगध की राजधानी कौन थी? तो प्रारंभिक राजधानी थी गिरिब्रज। गिरिब्रज राजगीर। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी और वैशाली भी रहता है। चेंदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? यह संबंधित थे कलिंग से। कलिंग से। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो यह शासक था अजात शत्रु। मगध का कौन सा सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह जाना जाता है महापद्मानंद, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो यह आयोजन किया गया था किसके समय? तो यह आयोजन किया गया था द्वितीय बौद्ध संगीति पूछा जा रहा है कालाशोक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो यह था अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटला। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयीन। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? निर्याकस आया था, आर्नेसिक्रिटस आया था, ओरिस्टोबुलस आया था, लेकिन डाइमेकस नहीं आया था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम दिया था अवंती। अब मिलान करने के लिए दिया गया है। मिलान कीजिए। चंद्रप्रद्योत यह अवंती का शासक था। उदयन जो था मगध का शासक था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कौशल का, अजातशत्रु वत्स का। अजातशत्रु वत्स का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? क्या बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? यह था घनानंद। घनानंद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लौह का। नेक्स्ट है निम्नलिखित नामों में प्राचीन भारत की चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट। चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट चिकित्सीय त्रय की पहचान है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। शक्तिमती या फिर सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो चेंदी की। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? यह शासक थे बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो गिरिब्रज, पाटलिपुत्र, राजगीर रहा है, लेकिन कौशाम्बी नहीं रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालानुक्रम से सजाइए। इसका ट्रिक याद रखिएगा। हसीन मशूकसा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है महाभाष्य लिखा गया था। यह लिखा गया था पतंजलि के द्वारा। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया? तो पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है?
तो अजातशत्रु का वंश का नाम है हर्यक। मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था शिशुनाग के काल में। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो यह प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो यह था बिंबिसार। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कुरु का क्या हो जाएगा? कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। पंचाल का हो जाएगा अहिछंद। पंचाल का अहिछंद। कौशल का श्रावस्ती। वर्ष का हो जाएगा कौसंबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 1 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मौर्य काल। मौर्य काल को देख लेते हैं और इसे भी समाप्त करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की? तो यह पहचान की थी विलियम जोन्स ने। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो यह भेजा था तक्षशिला के विद्रोह को समाप्त करने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा? तो इसका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? यह मिलती है अमरावती। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? यह था मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो यह है मास्की का लघु शिलालेख। मास्की का लघु शिलालेख। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? तो मौर्य काल में राजस्व एकत्रण करने का काम करते था समाहर्ता। समाहर्ता। नेक्स्ट है, भाग एवं बलि क्या थे? भाग एवं बलि क्या था? तो यह था राजस्व का स्रोत। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित कौन सा है? तो यह दूसरा और 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का भी जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो यह है राजनीतिक जीवन से। राजनीतिक जीवन से। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया, तो वह संत थे उपगुप्त। वह बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया, तो वह कौन थे? उपगुप्त। सुमेलित करने के लिए दिया गया है 40 नंबर क्वेश्चन। सुमेलित करते हैं। चंद्रगुप्त, जिन्हें कहा जाता है सेंड्रोकोटस। बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात। अशोक को कहा जाता है प्रियदर्शी। चाणक्य को कहा जाता है विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर पूछा जा रहा है, तो यह लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि। जबकि बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है ब्राह्मी लिपि। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, यह बना हुआ था लकड़ी का और प्राप्त हुआ है पाटलिपुत्र पटना की कुम्हरार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो यह शासक था मिस्र का। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? जो भी प्राप्त हुए पाकिस्तान से, वह कौन सा है? खरोष्ठी लिपि में ही है। सहवाजगढ़ी और मानसेरा का कौन सी लिपि है? सहवाजगढ़ी और मानसेरा खरोष्ठी लिपि में। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया? किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? बताइएगा। यह आया था बिंदुसार के समय। बिंदुसार के समय। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या था? इसका प्रमाण था देवनाम प्रिय की उपाधि। देवनाम प्रिय की उपाधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? यह कहता है कौन सा अभिलेख? तो यह है 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं है? तो पांड, चोल और सातवें पुत्र का है, लेकिन सातवाहन का उल्लेख नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? गुर्जरा अभिलेख कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो यह हो जाएगा सागौर ताम्र पत्र। सागौर ताम्र पत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वह स्थान जहाँ पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। यह पता चलता है अनुराधापुर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? यह किया गया है पत्थर की पट्टियों पर। पत्थर की पट्टियों पर। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? यह किया है जस्टिन। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? यह हुआ है द्वितीय मुख शिलालेख। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह कौन था? तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य और सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए दिया गया है धर्मस्थलीय। धर्मस्थली क्या है? तो यह है दीवानी न्यायालय। धर्मस्थली क्या है? दीवानी न्यायालय। कटक शोधन फौजदारी न्यायालय। कटक शोधन फौजदारी न्यायालय। प्रदेष्टा क्या है? तो प्रदेष्टा है फौजदारी न्यायाधीश। और व्यवहारिक क्या है? तो दीवानी न्यायाधीश। धर्मस्थली दीवानी न्यायालय हो जाएगा। कटक शोधन फौजदारी न्यायालय हो जाएगा। 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए दिया है। चलिए इसे मिलान करते हैं। एग्रोनोमोई क्या हो जाएगा? तो जिले का अधिकारी। शुल्काध्यक्ष हो जाएगा व्यवसाय एवं व्यापार अधिकारी। सीताध्यक्ष हो जाएगा कृषि भूमि का अध्यक्ष। अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। इसे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? तो यह था विष्णुगुप्त। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो इसका संबंध है राजकीय भूमि से प्राप्त आय से। बराबरी पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? बराबर की गुफाएं जो कि जहानाबाद जिले में है, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं जो कि सही नहीं है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। अगर आप लोग जहानाबाद आए कभी तो बराबर घूमने अवश्य जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी मौपतौल का अध्यक्ष था? तो यह था पौतवाध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं था? तो यह हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में कहा गया है कि दास व्यवस्था नहीं प्रचलन में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया? तो मेरठ स्तंभ लेख और टोपरा स्तंभ लेख दोनों को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख द्वारा। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को किसने पढ़ा? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को किसने पढ़ा है? यह पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है गुप्तचर व्यवस्था से। यहाँ पे दिया गया है उपाधि और स्रोत। इसे आप लोग देख लीजिएगा। अशोक का जो हो जाएगा मास्की लघु शिलालेख। देवनाम प्रिय अशोक राजा कहाँ मिला है? तो गुर्जर लघु शिलालेख से। अशोक नाम कहाँ से मिला है? तो मास्की से प्राप्त हुआ है। देवनाम प्रिय अशोक राजा प्राप्त हुआ है गुर्जरा लघु शिलालेख से। अशोक मौर्य राजा था तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख से। प्रियदर्शी राजा मगध भावरू या फिर बैराट लघु शिलालेख से प्राप्त हुआ है। प्रियदर्शी राजा कहा गया है कंधार बृहत शिलालेख और दीपवंश महावंश में। अशोक वर्धन नाम मिला है पुराणों में। राजा अशोक नाम मिला है नेटुर लघु शिलालेख में। राजा अशोक देव नाम प्रिय उद्गोलम लघु शिलालेख में मिला है।
शिलालेख क्या होता है? तो पहाड़ों को काट कर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं मौर्योत्तर काल को। चलिए इसे भी समाप्त करते हैं। टोटल इसमें हमने समाप्त करना है प्राचीन काल। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया निम्न में से कौन था? यह था डेरियस प्रथम। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? इसका राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में और शक संवत को जारी किया था। निम्नलिखित में से अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को। निम्नलिखित में से किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? तो कनिष्क को पराजित किया था पान चाऊ। पान चाऊ। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो यह आरंभ करवाए थे कनिष्क ने। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। मिलित पन्हो क्या है? मिलित पन्हो क्या है? मिलित पन्हो है जो बौद्ध ग्रंथ हैं। कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण है? तो यह है नागर शैली। नागर शैली। काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? यह मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? यह आरंभ की थी सातवाहन वंश। शक संवत किसने और कब प्रारंभ किए थे? तो शक संवत को प्रारंभ किए थे किसने? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। गांधार कला। गांधार कला प्रसिद्ध हुआ था कुषाण के समय। जूनागढ़ शिलालेख, तो यह हो जाएगा रुद्रदामन। मिलित पन्हो, मीनांडर, तक्ष शिलालेख पतिक। तक्ष शिलालेख पतिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो यह थे कनिष्क के। वीना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? यह कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। वीना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? रुद्रदामन प्रथम ने, जबकि निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है गांधार कला को। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। 17 नंबर प्रश्न है, कवि राजमार्ग की रचना किसने किया? तो अमोघ वर्ष ने। आदि पुराण की रचना जीन सेन ने। गणित सार संग्रह की रचना महावीराचार्य ने। अमोघ वृत्ति की रचना सक्टायन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा व यूनानी लिपि में बोडो अंकन किया था? यह किया था कनिष्क ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों कौन जारी किया था? तांबे का सिक्का कुषाणों ने। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? जिसका तिथि है 81 ईस्वी। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो यह है तक्षशिला। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? यह 57 ईसा पूर्व से। 57 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण प्रयुक्त किसके लिए हुआ है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है भीम कटफिसस को। भीम कटफिसस को। सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो यह हो जाएगा पतंजलि। घोष, चरक, नागार्जुन का संबंध किससे है? तो कनिष्क के दरबार से है। शुंग वंश के पश्चात किस वंश ने भारत पर राज किया? हसीन मशूक शाह, सातवाहन वंश। हसीन मशूक शाह। शुंग वंश के बाद कन वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। ऑप्शन हो जाएगा सी। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? इसका ट्रिक है ISPK। इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी अवस्थित थी? यह थी अमरावती में। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? श्री पर्वतीय किसे कहा गया है? क्या कहा गया? इक्ष्वाकु को। किसे कहा गया है? इक्ष्वाकु को कहा गया है। यह भी टॉपिक समाप्त हुआ। अध्याय 10 है गुप्त काल। इसमें टोटल क्वेश्चन है 32। चलिए इसे भी समाप्त करते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? स्थापना किया था श्रीगुप्त ने। टोटल क्वेश्चन है 42। टोटल क्वेश्चन है 42। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह था वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, जबकि स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट है शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? यह संबंधित है समुद्रगुप्त से। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? यह धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? यह हो जाएंगे समुद्रगुप्त। बीना बजाते हुए दिखाया गया है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? रजत मुद्राओं चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? तो रुपया के। कालिदास किस राजा के दरबार में रहते थे? यह रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया जाए? वह कौन था? तो यह था मेघवर्मन। कौन था? मेघवर्मन था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो यह संबंधित था छपनक। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी संस्कृत। शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? यह हुआ था भारत में। शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है? यह हुआ है भारत में। किस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरन से। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो इसको स्थापित किया है गुप्त वंशों ने। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए, इसे मिलान करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त हरिसेन के द्वारा बनाया गया था। बिलसंड स्तंभ लेख कुमार गुप्त। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। मदसौर लेख बधु बर्मन। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन जो थे यह थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह थी गुप्त काल की। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? यह समाप्त हो गया था हुनों द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। स्फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? यह किया था विष्णु शर्मा ने। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? किसके दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तय की गई थी गुप्त काल। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यागों का संपादन किया था? तय किया था प्रवरसेन प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? तो देवगुप्त था चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासन काल में। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? यह शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक मेरे ख्याल से होना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि राजा रानी प्रकार का सिक्का जारी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसे एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो अरब आक्रमण जो है यह सही नहीं है। नेक्स्ट है गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी में 437
1138 ईस्वी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? यह मिलता है मदसौर अभिलेख में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? यह कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में, कहोम स्तंभ लेख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? यह हुई थी गुप्त काल में। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें से बताना है कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। 35 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। भुक्ति, भुक्ति प्रांत क्या है? उपरिक। भुक्ति प्रांत उपरिक। विषय के विषयपति होते थे, नगर के पुरपाल होते थे और ग्राम के क्या होते थे? हेड ग्रामिक होते थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है सुसूत्र। सुसूत्र, सुसूत्र। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जो चिकित्सक नहीं है? यह है चवार्क। चवार्क है जो चिकित्सक नहीं, जबकि चरक, धनवंतरी और सुसूत्र क्या है? चिकित्सक थे। दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? यह है चंद्र, चंद्र की स्मृति में, चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति में है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन सा है? तो यह है दिनार। नेक्स्ट है, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? यह होता था ताम्र लिपि से। सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय के अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे? तो यह मिले थे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। यहाँ पे उपाधियां दिया गया है। श्रीगुप्त ने उपाधि धारण की थी आदिराज और महाराज की। घटोत्कच ने चंद्रगुप्त प्रथम का उपाधि है महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त की उपाधि धारण की थी प्राक्रमांक की उपाधि। प्राक्रमांक की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। वही कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। सक्रादित्य, सक्रोपम और क्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? स्कंदगुप्त ने। वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा है? तो वी.ए. स्मिथ ने। चलिए अब यह भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं गुप्तोत्तर काल, जो कि 11 नंबर का अध्याय है। इसे भी समाप्त करेंगे। नेक्स्ट है, वह चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी। वह चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी वह थे हेन सांग। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? यह थी कन्नौज। कन्नौज थी। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को किसने रोका था? यह रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तक में वर्णित है? तो यह है कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में। चीनी यात्री हेन स्वांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। बोरोबुदुर का विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? यह करवाया गया था शैलेंद्र शासकों के द्वारा। शैलेंद्र शासकों के द्वारा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? स्थानांतरित की थी कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट निवासी था या था उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो था यह कन्नौज का निवासी था, अगर मैं सही हूँ तो। चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो यह केंद्र था कन्नौज। हेन स्वांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह नगर था मथुरा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। ऑप्शन सी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? 4 मठ कहाँ स्थित है?
तो जोशीमठ द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। जोशीमठ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, श्रृंगेरी कर्नाटक। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो हरिसेन हर्ष, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, भभूति कन्नौज की सुबर्मन के दरबार में, दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में। हरिसेन जो थे यह जो थे समुद्रगुप्त के दरबार में, ना कि हर्ष के दरबार में। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो इसका विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक थे। कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो यह थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आरंभिक राजधानी थी थानेसर, बाद में चेंज करके कन्नौज कर दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विक्रमादित्य चैतन्य यह जो है जो सुमेलित नहीं है। हर्षवर्धन हेनस्वांग चाणक्य के दरबार में, चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में टोडरमल रहते थे। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? यह बनवाया था तेजपाल ने। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या फिर धर्मों के मंदिर है? तो यह मंदिर है हिंदू तथा जैन दोनों का। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? यह रचना की गई थी नागानंद की रचना, नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों ने किया है। चंदेल राजपूत ने। नेक्स्ट है निम्न से किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की? आदिवराह की उपाधि किसने धारण की थी? यह धारण की थी मिहिर भोज ने। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महानतम राजा भोज था, मिहिर भोज था। दीधा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1000 ईस्वी तक शासन किया था? जो कि पहली महिला शासका थी और यह शासन की थी कश्मीर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? यशोधर्म ने। हून विजय के पश्चात गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यह धारण की थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल का महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन निम्न में से किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है समानतीय व्यवस्था एवं भूमिदान प्रणाली को। समानतीय व्यवस्था एवं भूमिदान प्रणाली को। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, इसे देख लीजिएगा। फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह चीन से आया था। हेनस्वांग 629 से 645। इसका डेट याद रखिएगा, 629 से 45 के बीच में हेनस्वांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। भास्कर वर्मन तथा हर्षवर्धन की राजसभा में रहा है। और ईत सिंह 671 से 95 ईस्वी समुद्री मार्ग से भारत आया था। और यहाँ पे दिया गया हर्षवर्धन है जो पुष्यभूति वंश से संबंधित है। नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश से संबंधित है। यशो बर्मन कन्नौज नरेश है। कलौतिंग प्रथम जो है यह चोल वंश से संबंधित है। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी तथा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है दक्षिण भारत, जिसमें चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश एवं संगम युग को देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? जिसकी राजधानी थी उदयपुर। लेकिन बाद में राजधानी कहाँ चेंज कर दी जाती है? कमेंट करके बताइएगा। बाद में चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ कर दी जाती है? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी विजयालय ने। नेक्स्ट है चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? यह मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख में। प्रांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? यह था कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? या घोषित कर देते थे चोल काल में। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? यह है बृहदेश्वर मंदिर और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है? चेर चोल पांड का उल्लेख मिलता है लेकिन कदम्ब का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे?
यह प्रदान किए जाते थे चालुक्य वंश में। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो यह था पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था? यह जोड़ता था तगर। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो यह था राजेंद्र प्रथम। किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? पुहार नगर की स्थापना किसने की थी? यह की थी करिकाल ने। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? यह था इलांगो। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान में है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, जिनका उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। नेक्स्ट है चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? यह फैला हुआ था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोलों की राजधानी कहाँ थी? यह थी तंजौर। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? यह देखता था तोट्टा वारियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चोल काल में निर्मित नटराज की काष्ठ प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः क्या है? तो यह है चतुर्भुज है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो यह प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे? यह प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिला था, कौटिल्य जीएस वाले में। कुलोतुंग प्रथम। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो यह था चोल वंश। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुरल को। कुरल की रचना किसने की है? कमेंट करके बताइएगा, कुरल की रचना किसने की है? चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। उत्तरी भारत पर सिर्फ विजय प्राप्त की थी राज प्रथम, जबकि पूरे शामिल कर लिया था चोल काल में राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए दिया गया है 26 नंबर प्रश्न है तिरुकुकुराल की रचना की जो है यह नीति शास्त्र से संबंधित है। तोल्कापियम की रचना तोल्कापियर ने की थी और यह जो संबंधित है यह व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण से। शिल्पाधिकारम जो है यह है प्रेम कथा, जिसमें पायल की कहानी दिया गया है। मनी मैखले बनी की कथा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस प्रस्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? यह प्राप्त होती है अरिका मेडू। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। चालुक्य का हो जाएगा राजधानी बादामी। बादामी। पल्लव हो जाएगा कांचीपुरम। हर्ष की राजधानी हो जाएगा कन्नौज और पांड की राजधानी हो जाएगा मदुरै। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो चेर चोल पांड जो था, लेकिन पल्लव नहीं था। नेक्स्ट है संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था? यह विख्यात था कपास के लिए। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उदयपुर कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है पांड्य राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? यह नदी थी बेगी नदी थी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द द्योतक है। यवन प्रिय किसे कहा था? तो काली मिर्च को। संगमकालीन साहित्य में को एवं मनोरम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? यह प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो यह था चोल काल में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? यह हुआ था मदुरै में। नेक्स्ट है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो यह है अगस्त
अगस्त ऋषि। इनमें से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? यह विवरण दिया है मतवाली ने। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत ईसा पूर्व में भेजा था? तो यह भेजा था पांड्य राजा ने। मिलान करने के लिए दिया गया है 40 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी देवघर। देवघर संबंधित है गुप्त काल से। चंदेल का संबंध है खजुराहो से, और चालुक्य का संबंधित है बादामी से, पल्लव है पनमलय से। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यहाँ पे प्रमुख मंदिर दिया गया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। पालिताना जैन मंदिर यह है शत्रुंजय पहाड़ी भावनगर में। आगे बढ़ते हैं, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। इसका निर्माण भीमदेव प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर महाबलीपुरम में पल्लव शासक ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारतीय दर्शन अध्याय 13 हो जाएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो यह थे गौतम। शाख दर्शन कपिल हो जाएगा। उत्तर मीमांसा जैमिनी, दक्षिण मीमांसा बादरायण। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैत मत दिए थे शंकराचार्य। निम्काचार्य ने दिए थे द्वैत मत। प्राचीन शाख दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो शाख दर्शन कपिल। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। 5 नंबर प्रश्न है, मिलान करने के लिए दिया गया है। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से संबंधित है। अष्टांग संग्रह 10 रूपक जो है यह नाट्य कला से संबंधित है। और लीलावती यह संबंधित है गणित से। महाभाष्य संबंधित है। महाभाष्य किससे संबंधित है? तो यह व्याकरण से। लीलावती गणित से। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से। 10 रूपक जो है यह नाट्य कला से। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है? तो यह भास्कर। निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो लोकायत कहा जाता है चावार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान से। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंश नहीं है मनु स्मृति। योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यह है पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कनाद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शाख दर्शन के अनुसार सृष्टि के सही क्रम है? बताइएगा सृष्टि के सही क्रम। पौरुष, प्रकृति, महंत और अहंकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा जैमिनी। दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया है? दर्शन शब्द लिया गया है प्राचीन यूनानी से। किस स्कूल को मूल स्नातन धर्म कहा गया है? किस स्कूल को मूल स्नातन धर्म कहा गया है? क्या कहा गया? अष्टिका स्कूल को। चलिए अब लास्ट देखते हैं विविध को। विविध को देखने के बाद खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मध्यकालीन भारत। इसे भी कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करने के लिए कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, सुमेलित पूछा जा रहा है। रांगमाला पुंडरिक विठल, रांग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन, रस कौमुदी सोमदेव का नहीं है। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? क्या किया गया था? महायान संप्रदाय। एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? क्या करवाया था? राष्ट्रकूट। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो यह है शिव को। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है? तो यह है हिंदू, बौद्ध और जैन से। महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो यह पल्लवों। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह कराया गया है नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में। पंचायतन शैली क्या है? तो यह है मंदिर निर्माण शैली। आगे बढ़ते हैं।
विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया गया है चालुक्यों के द्वारा। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? यह काटकर बनाई गई थी शैव धर्म के लिए। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो ऐहोल अभिलेख है। 14 नंबर प्रश्न है जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। एलिफेंटा क्या है? गुफा है। श्रवणबेलगोला मूर्ति है बाहुबली का। खजुराहो क्या हो जाएगा? तो मंदिर है। सांची स्तूप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? तो कंपुचिया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है? तो यह है शंकराचार्य को। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? तो यह है पाणिनि। तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिम में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। यह प्रयोग किया गया था अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? यह गणना की थी भास्कराचार्य। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? यह बनवाया था चंदेलों ने। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडू का महल जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है, जबकि खजुराहो, सांची और भीमबेटका गुफाएं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। निम्नलिखित में से किसे काला या फिर श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 26। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। यह विद्यमान है एलोरा में। ओडिशा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा था? तो यह है लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह है नागर शैली में। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो यह थे पल्लव। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? तो यह थे दंडी। वराह मिहिर की पंचसिद्धिका आधारित है। यह आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए भारवी का हो जाएगा किरातु जूनियम। हर्ष का हो जाएगा नागानंद प्रियदर्शी का। कालिदास का हो जाएगा मालविका अग्निमित्र। राजशेखर का हो जाएगा कर्पूर मंजरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 3, 1। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हासन में। नेक्स्ट है 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी? तो दी थी धर्मपाल को। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? यह हुआ था अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से किसने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी? यह धारण की थी बल्लाल सेन ने। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? स्थित है दतिया जिला मध्य प्रदेश। मिलित पन्हो राजा मिलित और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? वह भिक्षु कौन थे? तो यह थे नागसेन। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, वह धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो यह है पंचतंत्र। धर्म ग्रंथ नहीं है, इसकी रचना की थी विष्णु शर्मा ने। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से कौन अपने प्रशासकीय सुधारों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध कौन सा है? तो यह अवंती बर्मन। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो यह है जयसिंह।
मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। विशाख दत्त नाटक, बराहमिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त नाटक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, 1 मिनट, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा गणित, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा गणित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। आल्हा उदल संबंधित हैं। आल्हा उदल संबंधित हैं तो यह संबंधित है महोबा से। 45 नंबर दिया गया है। मिलान करने के लिए सौर्यानंद अश्वघोष प्रियदर्शिका नागानंद हर्षवर्धन, बृहद संहिता बराहमिहिर, कर्पूर मंजरी राजशेखर। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और हमने NCERT बुक के द्वारा, महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक के द्वारा प्राचीन काल को कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं और प्लीज़ इसे शेयर भी किया करें। चलिए मिलते हैं मध्यकालीन भारत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।